वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट थर्ड स्विट्जरलैंड का संविधान। और आज के लेक्चर का टॉपिक है स्विस संविधान की विशेषताएं। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण स्विट्जरलैंड विश्व के अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है। लगभग 85 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का देश स्विट्जरलैंड विश्व के छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, परंतु यहाँ की विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन का राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्व है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। संवैधानिक दृष्टि से स्विट्जरलैंड के महत्व का पहला कारण यह है कि यह पश्चिमी जगत का सबसे प्राचीन गणतंत्रीय लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में गणतंत्र का जन्म सन 1848 में हुआ था। गणतंत्रीय शासन के स्वरूप को स्वीकार करने से पूर्व भी स्विट्जरलैंड में उस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा था जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस में रहा था। इसी कारण लोग इसे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का जन्म स्थान मानते हैं। इस संबंध में विचारक रेपार्ड ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। स्विट्जरलैंड की संवैधानिक महत्ता का दूसरा कारण उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है। कई स्विस कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लॉक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में ही उदय हुआ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है, तो स्विट्जरलैंड को आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर होने का गौरव प्राप्त है। इस संबंध में विचारक ब्राइस का कथन है कि वर्तमान लोकतंत्र राज्यों में जो वास्तव में लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। स्विट्जरलैंड की संवैधानिक महत्ता का एक अन्य कारण यह है कि यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। इन कैंटनों में जो लोग निवास करते हैं उनकी भाषा, संस्कृति व उनके धर्म विविध प्रकार के हैं। इतनी विविधता के होते हुए भी वहाँ एक आधारभूत एकता पाई जाती है जो सबको एक राष्ट्रीयता में बांधे हुए हैं। संघ की इकाइयों को स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न है, ऐसे में स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता की नीति को अपना रखा है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। 1919 की वर्साई संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जरलैंड ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैंड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए और सभी राज्यों ने स्विट्जरलैंड की इस स्थिति को स्वीकार किया। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के समय स्विट्जरलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे। सितंबर 2002 में ही स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। इस संबंध में जॉन ब्राउन मेसन ने स्विट्जरलैंड को अशांत समुद्र में अवस्थित सुखी द्वीप बताया है।
अब देखते हैं स्विस संविधान की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है निर्मित व लिखित संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। सन 1848 में निर्मित संविधान, जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान भी एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे। वर्तमान संविधान में 196 धाराएं और 4 अध्याय है। स्विस संविधान के इस अपेक्षाकृत व्यापक आकार के 2 कारण हैं। पहला, इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिसका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और दूसरा, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। सेकंड पॉइंट है कठोर संविधान। जिन संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उन्हें कठोर संविधान कहा जाता है। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। थर्ड पॉइंट है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। यूरोप तथा एशिया के प्रायः सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा और इसीलिए रेपार्ड ने कहा स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप से अपनाया गया है। आज भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस तथा 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेल तथा आउटर अपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण जैसे लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में
सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ का निर्माण 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार कुल 23 कैंटन या राज्यों से मिलकर हुआ है। पूर्ण कैंटन तथा अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से अंतर किया गया है। पहला, जहां पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहां अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा अंतर यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का 1 मत गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकारों को दी गई है। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, परंतु स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यह न तो पूर्णतया संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुल कार्यपालिका। सामान्यतया हर देश में कार्यपालिका एकल होती है और यही विचार है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए ताकि शासन व्यवस्था का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा सके। परंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान है। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख है अनुच्छेद 15, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न जो धाराएं हैं वो उन धाराओं के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान यानी 1848 के संविधान में भी मूल अधिकार प्राप्त थे, परंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र, जो संविधान के प्रारंभ में ही शीर्षक 2 अध्याय 1 के अंतर्गत मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। यह अधिकार पत्र पहले की तुलना में और विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का वर्णन करता है।
संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। यह मूल अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान की हमने ये प्रमुख विशेषताएं देखी। स्विट्जरलैंड उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।